नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस लगातार चल रही है और क्लाइमेटोलॉजी इसमें चल रहा है और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ये तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं हम प्लेनेटरी विंड्स सिस्टम जो अपने अर्थ के ऊपर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट जो अर्थ के ऊपर है वो देख लिया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लेनेटरी विंड्स को समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है, प्रेशर बेल्ट समझना जरूरी है। तो एक हम लोग क्विक रिव्यू लेंगे इसका कि पूरा का पूरा हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। और अगर आप चाहे तो लास्ट लेक्चर को जाकर एक बार फिर से देख सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्लास 2 उसके जो है टाइटल में लिखा होगा, तो वो जाकर देख लेना। ज्योग्राफी की क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही है। अगर आप चाहो तो इन क्लासेस से यूपीएससी और यूपी पीसीएस और दूसरे एग्जाम में भी अगर आप चाहो तो पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए क्या करना होगा, साथ में जुड़े रहना होगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। सोच क्या रहे हो, ठीक है। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं। हम तो प्रेशर बेल्ट्स की बात कर रहे थे, तो देखो कुछ आइसोथर्म्स मैंने बताया था कि आइसोथर्म्स होते हैं। आइसोथर्म का मतलब ये होता है कि ऐसे आइसोथर्मल लाइंस होती हैं जिन पे टेम्परेचर लगभग एक जैसा होता है। तो यहां पर देखो, यहाँ पे टेम्परेचर लग रहा है एक ही जैसा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये आइसोथर्मल लाइंस होती है। और टोटल देखा जाए तो 3 प्रकार के आइसोथर्मल लाइंस होती है, 3 लाइंस होती हैं और जिसकी वजह से 4 बेल्ट बनते हैं। कौन से बेल्ट बनते हैं? 4 बेल्ट बनते हैं। कौन कौन से बताया था? मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म्स और हेकिस्टोथर्म। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच में ये जो पूरा ट्रॉपिकल जोन होता है इसको कहा जाता है आपका मेगाथर्म। सब ट्रॉपिकल जोन जहां पे टेम्परेचर 18 से 10 डिग्री के बीच में होता है इसको कहा जाता है मीजोथर्म। और जो 10 से लेकर 0 के बीच में होता है जो इसको कहते हैं सब पोलर जोन, इसे कहा जाता है माइक्रोथर्म। और जो पोलर जोन होता है जो कि छाछट के ऊपर पाया जाता है और इसको कहा जाता है हेकिस्टोथर्म, यानी यहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है। तो 4 थर्मल बेल्ट मैंने बताए थे और इसी थर्मल जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना, इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जो देखो, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, वहां की हवा एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करके ऊपर उठ जाती है, हल्की हो जाती है। एक्सपेंड करेगी तो क्या हो जाएगी? हल्की उड़ जाएगी। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हैं क्या कि गर्मियों में जो टायर होता है उसमें लोग कहते हैं कि हवा कम भरो नहीं तो टायर फट जाएगा। इसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि गर्मियों में जो टायर के अंदर हवा होती है ना, वो गर्म होती है और एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करने की वजह से क्या होगा? टायर फट जाएगा। और आप लोग और भी जानते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपको और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो ठीक है साथियों, तो और इसमें अगर हम जो बात कर रहे थे कि प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, तो प्रेशर बेल्ट मैंने बताया था। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझो आप कि आपके ऊपर हमेशा एक एटीएम का प्रेशर हमेशा बना रहता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहता है, ठीक है साथियों। और अगर इसको कहा जाए तो अगर समंदर के तल के ऊपर अगर पारा को रख दिया जाए तो पारा की जो हाइट है वो बढ़ जाती है कहां तक? 760 mm एचजी तक बढ़ जाती है, ठीक है ना, ये थर्मामीटर में। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसकी जो हाइट 760 mm एचजी होता है इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है साथियों। कौन कौन जुड़ गया है? गुड इवनिंग सर जी, चंदन। हेलो, गुड इवनिंग चंदन जी, कैसे हैं आप? इसके बाद मैंने बताया था आइसो बार्स। आइसो जहां भी शब्द आता है मैंने बताया था कि वो एक जैसे शब्द का वो बताता है कि एक ही जैसा है वो सारा। यानी आइसो बार्स का मतलब ऐसी जगह, ऐसी लाइंस जहां पे जो प्रेशर होता है वो एक जैसा होता है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार होती है, या फिर उसको पास्कल में भी नापा जाता है, ठीक है साथियों। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रेशर बेल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और 2 फैक्टर बताया था, एक थर्मल फैक्टर और एक बताया था कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? पृथ्वी की रोटेशन की वजह से जो बल लगता है कोरियोलिस फोर्स। और थर्मल का मतलब क्या हो गया? जहां पे प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होता है वो क्या होता है? थर्मल होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर मैंने बताया था कि 4 प्रकार के बेल्ट और 7 टाइप जो होता है वो 4 होता है और नंबर जो होता है वो 7 होता है। तो कुल 4 प्रकार के जो प्रेशर बेल्ट बनते हैं और इनके नंबर में क्या होता है? 7 होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो होता है आपका इक्वेटर, 0 से लेकर ऊपर 5 और नीचे 5, यानी कि नॉर्थ में 5 और साउथ में 5। इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। फिर यही हवा जाकर ये 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में डिसेंड करती है, नीचे गिरती है और इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि हवा नीचे जा रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट।
और इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगला है, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होने की वजह से, देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है ना, जब आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होता है, और जब इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो कोरियोलिस फोर्स कम हो जाता है। वही टेम्परेचर इसके उल्टा होता है, टेम्परेचर इक्वेटर पे ज्यादा होता है और पोल्स पे कम होता है। ठीक है साथियों, तो कोरियोलिस फोर्स यहाँ ज्यादा होगा और इसकी वजह से हवा यहाँ ऊपर उठती है। इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल, इसको बोला जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। किसके किसके बीच में होता है? 60 से 65 डिग्री, और 80 से 90 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से हवा भारी हो जाती है, और भारी हवा नीचे की तरफ डिसेंड करेगी तो हाई प्रेशर बनाएगा। तो ये हाई प्रेशर। तो 4 प्रकार के बेल्ट होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ बेल्ट कितने होते हैं आपको बताया था? 7 होते हैं। और ये कौन सा कंडीशन था? ये इक्विनॉक्स का कंडीशन था, यानी जब दिन और रात दोनों बराबर होते तो इस प्रकार से बेल्ट्स आपके पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आगे हम बात करते थे, तो इस प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है ना, गर्मियों के समय में जब सूर्य जो है कर्क रेखा पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधे वर्टिकल होता है, उस समय प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और अगर वहीं पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य यानी नीचे साउथ में चला जाए और वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो या कर्क रेखा मकर रेखा पर हो, तो उस समय बेल्ट जो होता है वो 5 डिग्री नीचे की तरफ क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट कैसे होते हैं। ठीक, अब हमें ये समझना है कि इन प्रेशर बेल्ट्स की वजह से हवाएं चलती हैं, है ना। तो इन्हीं को कहा जाता है आपका प्लेनेटरी विंड सिस्टम, या जो आपका परमानेंट विंड्स जो होती है अर्थ के ऊपर जो बहती रहती है, वो का पूरा सिस्टम। ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट हेलो सभी को, हेलो। आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ भी जुड़िए, और शेयर करना बहुत जरूरी है भाई। शेयर नहीं करेंगे तो कैसे ग्रोथ करेंगे? आप भी ग्रोथ करिए, हम भी ग्रोथ करें। कितना बढ़िया तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी। अगर आप ढंग से पढ़ते रहेंगे तो आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो। तो प्लेनेटरी विंड सिस्टम के बारे में हम चर्चा करें। तो प्लेनेटरी विंड सिस्टम में मैंने बताया था कि पहले आपको 4 बेल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पे ये कौन सा बेल्ट मैंने बताया था? ये बताया था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये कौन सा बताया था? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, ये कौन सा बताया था? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देखो लिखा हुआ है। फिर यहां सबसे ऊपर क्या? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सेम इसी तरीके से नीचे भी बनेगा, है ना। तो ये बेल्ट बना हुआ है। अब ये प्लेनेटरी विंड जो ब्लो करते हैं या हवाएं जो चलती हैं, उसको समझने के लिए हमें पहले एक व्यक्ति का जिनका नाम है फेरल्स लॉ को थोड़ा सा समझना होगा। फेरल्स लॉ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो हवाएं कैसे चलती है, कहां पर चलती है, इनका डायरेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो फेरल्स ने सबसे पहला है विंड मूव्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। फेरल्स ने सबसे पहला नियम क्या बताया? कि विंड मूव्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, यानी हवाएं प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से चलती है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? देखो, जो डिफरेंस होता है हाई प्रेशर का, ये क्या हो गया? हाई प्रेशर। ये क्या प्रेशर, रुक जाओ ऐसे नहीं, यहां पे ये प्रेशर क्या है? हाई है। प्रेशर हाई हो गया, माइनस प्रेशर लो, यानी हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इसी को प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। यानी कहीं पर भी हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है और लो प्रेशर बहुत कम है, और उनके बीच का डिस्टेंस भी कम है। देखो, ये डिस्टेंस कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो और अगर ये ज्यादा है तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और दूसरा प्रेशर जगह पे बहुत लो है, जैसे मैं मान लूं कि एक जगह ये है और दूसरी जगह ये है, यहां पे 100 बार का प्रेशर है ना, और यहां पे 20 बार का प्रेशर है। तो यहां पे हाई प्रेशर में क्या लिखेंगे? यहां 100 लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? -20 लिखेंगे, और इसके डिस्टेंस 100 मीटर है मान लो, तो इसमें क्या लिखेंगे? 100 मीटर ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका, अगर ये 100 मीटर ना होकर इसको कम करके 50 कर दिया जाए तो बताओ इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये जो वैल्यू बढ़ जाएगी इसी की वजह से, यानी कि डिस्टेंस कम होने की वजह से हवाओं की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। और अगर प्रेशर डिफरेंस भी ज्यादा है तो भी हवाओं की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए, और बाकी अपने दोस्तों के साथ जुड़िए, ताकि देखो जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे नहीं और सही तरीके से आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। देखो, कोशिश करते हैं लोग ना कि बहुत शॉर्टकट में उनको कुछ आ जाए, सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाए।
शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करता है। कई बार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो शॉर्टकट के पीछे भागने की जगह पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आइए। इतने जितना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना, लोग लाखों रुपए देते हैं इसके लिए, मैं आपको फ्री में समझा रहा हूं। तो कोशिश करिए कि आप समझिए इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है साथियों, चलो। तो अब हमने देखा कि सबसे पहला नियम क्या था, विंड मूव्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर डिफरेंस और डिस्टेंस में जो अंतर होता है उसकी वजह से क्या होता है, हवाएं मूव करती हैं। ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है कि विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हवाएं हमेशा, याद रखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। दिमाग में बैठा लो कि जहां भी हाई प्रेशर होगा वहां से हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी। और हाई प्रेशर के लिए मैंने बताया था कि कौन कौन से बेल्ट हैं हाई प्रेशर वाले, कौन कौन से लो प्रेशर वाले बेल्ट हैं। तो जरा देखो यहां से ध्यान से, मैंने बताया था यहां पे क्या होता है, यहां पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हवा क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी हवा नीचे धसती। भाई पोल्स पे ठंडा होता है ना, उसकी वजह से हवा भी ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाएगी तो नीचे की तरफ धसेगी। ठीक है साथियों, इसके बाद मैंने आपको बताया था ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। तो इनका जो नियम है, ये नियम क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ कह रहा है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो देखो इधर है हाई प्रेशर, तो हवा किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में। यहां पे क्या है, लो प्रेशर की तरफ, तो यहां पे क्या है, हाई प्रेशर, तो किधर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ। यहां लो प्रेशर है तो हवाएं हाई प्रेशर से लो, इधर भी क्या है, हाई प्रेशर है, नीचे क्या है, लो प्रेशर, तो हवा इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, ऐसे ही तो जानी चाहिए। यहां देखो, यहां हाई प्रेशर है तो हवा इधर लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यहां पे क्या हाई प्रेशर, तो हवा इधर लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और यहां पे पोल्स पे भी क्या हाई प्रेशर, तो हवा किधर, ऐसे लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से याद रखिए कि हवा हमेशा कहां जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, याद रहेगा। लेकिन आप लोग को इसके बाद एक और नियम है, उस नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा। और वो नियम क्या है, वो नियम है कोरियोलिस फोर्स वाला। कोरियोलिस फोर्स क्या करता था, कोरियोलिस फोर्स किसी भी व्यक्ति को किसी वजह से लगता था कोरियोलिस फोर्स, पहले तो ये समझो, कोरियोलिस फोर्स रोटेशन की वजह से लगता था, और पोल्स पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा और इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कम, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स भी तो लगेगा यहाँ पे। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि किसी भी चीज को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है उसमें क्लॉकवाइज घुमाता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, ये घड़ी घड़ी ऐसे ही तो चलती है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो उसके बहने की डायरेक्शन के राइट हैंड घुमा देगा, है ना। तो क्या होगा, राइट हैंड घुमाएगा। तो कोई भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो उसको क्लॉकवाइज, और अगर वहीं पर अगर वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाएं घुमा देगा। तो दाएं बाएं याद रखो, ज्यादा इजी है, ठीक है। तो याद रखो कि जब भी कोई चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो उसको दाहिने घुमा देगा कोरियोलिस फोर्स, और कोई भी चीज साउदर्न हेमिस्फीयर में तो उसको क्या, बाएं घुमा देगा। इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। तो चलो, ये तो हवाएं चल रही थी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन कोरियोलिस फोर्स लग गया, इसकी वजह से हवा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हवाएं क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है साथियों। तो जरा देखते हैं कहां कहां से हवा डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसके लिए पहले हवाओं को हम मिटा देते हैं, फिर से इसको हम फिर से हवाओं का बनाएंगे। तो देखो अब क्या होगा, यहां पे हवा कहां चल रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही थी, तो यहां से हवा इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो ऊपर से नीचे ऐसे ना, लेकिन चूंकि ये डिफ्लेक्ट हो रही थी किधर, राइट हैंड, तो देखो इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका मुंह किधर है, इधर देखो नीचे की तरफ, तो इसका राइट हैंड किधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन, ये जो मेरा हाथ दिखाई पड़ रहा है ये डायरेक्शन राइट हैंड हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो चलो इसको डिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो ये देखो, ये जो लाइंस दिखाई पड़ रही है ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई है, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई दिखाई पड़ रही है, यानी इधर घूम गई। बात समझ में आई, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब यहां पे जो हवा चल रही थी वो कुछ इस तरीके से चल रही थी, लेकिन ये भी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो राइट हैंड की तरफ क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो चलो राइट हैंड की तरफ इसको घुमा देते हैं, ठीक। तो देखो यहां राइट हैंड की तरफ घुमाओ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही थी, चेहरा इसका ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड इसका किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। यहां पे जो हवा थी वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही थी, लेकिन चूंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो राइट की तरफ क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चलो इसको भी राइट, देखो ये जैसे घूमी थी वैसे ये भी घूम जाएगी, चलो इसको भी घुमा दो, तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये हवा बहेगी।
सेम यहां पर देखो, यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा ऐसे चल रही थी, है ना। लेकिन अब कहेंगे कि ये तो साउदर्न हेमिस्फीयर आ गया, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका किधर घूमता है, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में घूमेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किधर घुमा दो, इस डायरेक्शन में घुमा दो, इस डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये सीधे जा रहा था, इसको इधर घुमाना है, चलो घुमा के देखते हैं किधर जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, ये हवा ऐसे जाएगी, इस तरीके से मूव करेगी। ठीक, ये आपने क्या लगा दिया, ये थर्ड लॉ लगा रहे हैं हम, किसका, फेरेल्स का थर्ड लॉ। यहां पे हवा किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही थी। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। आपको पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स हवा को किस डायरेक्शन में घुमाता है। ठीक है साथियों, चलो और देखो, सब लोग जुड़िए आप लोग, और मेरे प्यारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग अच्छे से क्लासेस अटेंड करिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से लगा पाए। ठीक है साथियों, चलो अब इसके बाद चौथा नियम फेरेल्स का है। फेरेल्स का फोर्थ लॉ क्या कहता है कि नेम इज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी हवा का नाम कैसे रखते हैं, ओरिजिन के स्थान पे रखते हैं, कि जहां ओरिजिन हो रही है हवा, वो ओरिजिन के स्थान के नाम पे ही रख देते हैं। ठीक, तो अब देखो ये हवा जो ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, ये डायरेक्शन जानते हो ना, ये है ईस्ट, है ना, ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। तो ये इस डायरेक्शन हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर ईस्टर्ली। यहां वाली हवा को क्या बोलेंगे, पोलर ईस्टर्ली। ये वेस्ट डायरेक्शन से जा रही है, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्ली, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली इसको कहा जाता है। इसके बाद ये जो हवा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या होती है, ये भी ईस्टर्ली होती है, लेकिन इसको ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है ईस्टर्ली इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटोरियल रीजन पे हवा आती है ईस्टर्ली, उसको क्या बोलते हैं, इसको सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, या फिर इसको ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया से निकल रही तो सब ट्रॉपिकल, और कहा इस डायरेक्शन इधर, तो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, और दूसरा नाम इसका क्या है, ट्रेड विंड इसका नाम है। वेस्टर्लीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे वेस्टर्लीज, और पोलर ईस्टर्लीज कहाँ मिलेगी, पोलर ईस्टर्लीज यहाँ पे और पोलर ईस्टर्लीज यहाँ पे। तो कुल 3 प्रकार की हवाएं हो गई, क्योंकि दोनों में ही तो वही चल रही, ऊपर भी वही और नीचे भी वही। कौन कौन सी, पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड, 3 प्रकार की। आप ऊपर से नीचे गिन लो, तो ये वाली कौन सी होगी, ये ट्रेड विंड, ये कौन सी हो गई, ये वेस्टर्लीज, और ये क्या हो गया, पोलर ईस्टर्लीज। इस तरीके से हवाओं का नाम आप रखेंगे। ठीक है साथियों, चलो हवाओं का नाम हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेनेटरी विंड सिस्टम के बारे में, कि पूरे अर्थ पर प्लेनेटरी विंड सिस्टम कैसा है। तो यहां देखो, ये हवा इस डायरेक्शन में बह रही है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इधर और ये इस डायरेक्शन में बह रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे के सारे इमेजेस में। ठीक है ना, एक बार मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूं। इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये यहाँ पे ये, और ये इस डायरेक्शन में, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में हवाएं क्या हो रही है, ये बह रही है। ठीक है साथियों, ठीक, अब देखो ये अर्थ है, यहां पे आपको दिखाई पड़ेगी कौन कौन सी हवाएं कहां कहां पर बहती है। और इन हवाओं की वजह से देखो क्या होता है, यहां पे क्या होगा कि यहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा क्या होती है, ऊपर उठती है ना। तो ये जो हवा है ऊपर उठ के ये जाकर डिसेंड करेगी यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और यहां से जो हवा ऊपर उठती है वो डिसेंड करती है यहाँ पे, और यहां से हवा जो उठती है वो डिसेंड करती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखो ये कुछ सेल बनते हैं, ठीक है ना, कुछ सेल बनते हैं, और इन सेल का जो नाम है वो अलग अलग रखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एयर उठती है, ये देखो ये वाला एरिया, ये इक्वेटर है, ये हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, ये लो प्रेशर वाला बेल्ट है, और ये हाई प्रेशर। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में जो ये पूरा का पूरा सर्कल बनता है, इसको बोलते हैं क्या, हार्डली सेल। क्या बोलते हैं इसको, हार्डली सेल। इसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लोब के बीच जो बनता है उसको बोलते हैं फेरल सेल। इसको क्या बोलते हैं, फेरल सेल बोला जाता है। और यहां वाला जो है उसको बोलते हैं पोलर सेल। ये कहां बनता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के, और जैसा ऊपर है सेम वैसे ही क्या होगा, नीचे होगा। तो देखो यहां से हवा राइज करती है, राइजिंग एयर है ना, यहाँ पे एयर क्या करती है, डिसेंड करती है। यहां से एयर राइज करती है और यहाँ पे डिसेंड करती है, यहां से राइज करेगी, यहाँ पे डिसेंड करेगी। इस तरीके से टोटल हवाएं जो है अर्थ के ऊपर चलती हैं। और ये देखो ये जो दिखाई पड़ा ना, ये ट्रोपोस्फियरिक विंड है, ये अपर ट्रोपोस्फियर में चलती हैं। और यहाँ पे ये जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हवाएं, ये यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये वाला, ये सतह के ऊपर चलती है। ये डिफरेंस याद रखना। तो ये सेल में जो हवाएं ऊपर चल रही है वो कहां पर, अपर ट्रोपोस्फियर में,
और यहाँ नीचे ये जो बनाई गई है ये कहां पर, ये सतह के ऊपर हवाएं चल रही हैं, ये याद रखना क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है साथियों, चलो अब एक होता है अपर ट्रोपोस्फियरिक विंड के बारे में बात करें। तो अपर ट्रोपोस्फियरिक विंड क्या होता है कि यहाँ जो इक्वेटर है यहां से राइज करता है और सीधे ऊपर से जाकर कहां डिसेंड करता है, ये डिसेंड करता है आपके ये पोलर जो आपका हाई प्रेशर है। ठीक है ना, यहाँ पे लो प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर से राइज करेगी एयर और डिसेंड करेगी कहां पर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर। यहाँ पे जब यहाँ डिसेंड करती है तभी तो हाई प्रेशर बनेगा, और यहाँ से ऊपर उठ जा रही है इस वजह से क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। ठीक है ना, तो देखो जो अपर ट्रोपोस्फियर में केवल एक ग्रेडियंट होता है और जो कि कहां से कहां तक होता है, ये इक्वेटर से यहाँ पे पोल्स तक होता है। ठीक है ना, चलो ये याद रखना। इसके बाद हम बात करें, एक चीज होती है जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो ये जो अपर ट्रोपोस्फियरिक विंड होता है ना, जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है इसको कहा जाता है अपर ट्रोपोस्फियरिक विंड। क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो मिड लैटिट्यूड्स है यहां तक पहुंचकर, मिड लैटिट्यूड्स पर पहुंचकर, यानी कि जो आपका मिड लैटिट्यूड होता है वहां पे जाके ये पैरेलल हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स इतना ज्यादा लग जाता है कि वो 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाती है और इसकी वजह से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रेशर ग्रेडियंट के। ठीक, तो यहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसके पैरेलल हो जाने की वजह से इसको कहा जाता है जियोस्ट्रॉपिक विंड कहा जाता है। ठीक है ना, तो और ये क्या होता है, पैरेलल टू आइसो बार, ये याद रखना कि पैरेलल टू क्या हो जाती है, आइसो बार हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें हम बात करें अपर वेस्टर्लीज क्या होती है। तो देखो ये जो जियोस्ट्रॉपिक विंड्स होती है ना, ये जब पैरेलल हो जाती है तो इसकी वजह से अपर ट्रोपोस्फियरिक विंड का निर्माण होता है, और जो कि वेस्ट टू ईस्ट बहती है इसीलिए क्या कहते हैं इसको, वेस्टर्लीज कहा जाता है। तो यहां पर देखो ये जो बह रहा है बिल्कुल आपको पैरेलल दिखाई पड़ रहा है, यहां पे भी जो बह रहा है, यहां भी और यहां भी, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपर वेस्टर्लीज कहा जाता है, जो ऊपर ट्रोपोस्फियरिक में ऊपर की तरफ बहती रहती है, इसको वेस्टर्लीज कहा जाता है। अब एक शब्द होता है रोजवी वेव। ये रोजवी वेव क्या होता है, तो जो देखो जो मैंने अभी बताया कि जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है उसमें यहाँ पे चार आपको दिखाई पड़े होंगे, है ना, ये होता है पोलर वेस्टर्लीज। ये कौन सा होता है, पोलर वेस्टर्लीज। ये होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। ये होता है पोलर वेस्टर्लीज, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। तो ये जो पोलर वेस्टर्लीज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये पोलर वेस्टर्लीज, ये क्या करती है कि ये मिएंडर करती है। यहाँ पे अपना एंगुलर जो मोमेंटम होता है उसको बैलेंस करने के लिए, ये देखो पहले हवा ऐसे ऐसे चल रही थी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए मिएंडर करने लगती है। जैसे नदियां घूमती है ना, ऐसे 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 हवा भी घूमने लगती है, और देखो बहुत ज्यादा मिएंडरिंग हो जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है ये पोर्शन अलग हो जाएगा और हवा यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगी। ये देखो ये पोर्शन अलग हो गया और हवा यहाँ से क्या हो गई, फिर से स्ट्रेट हो गई। तो यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगा। ये देखो ये भी ऐसे, तो यहाँ इधर वार्म वाला इधर यहाँ पे आ जाएगा और ये जो कोल्ड वाला था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो टोटल जो वेव होती है इसी को क्या बोला जाता है, रोजवी वेव्स कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट इसमें हम बात करें जेट स्ट्रीम। ठीक है ना, तो ये जो आपको मैंने वेस्टर्लीज बताया, इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है जब ये बहुत ही तेजी से नैरो चैनल होता है और बहुत तेजी से हवाएं बहती है। ठीक है ना, तो ऑन अर्थ द मेन जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड नियर द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के पाई जाती है एंड आर वेस्टर्ली विंड। और ये कौन सी विंड होती है, वेस्टर्लीज विंड होती है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड होता है इनका और बहुत तेजी से ये चलती रहती है। ठीक है, जिसकी स्पीड जेट की तरह होती है, यानी 300 किलोमीटर पर आवर के बराबर होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, ठीक, और इसका स्ट्रॉन्गेस्ट जेट स्ट्रीम कौन सा होता है, पोलर जेट स्ट्रीम जो होता है वो सबसे ज्यादा इसमें से स्ट्रांग होता है। टोटल 4 होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं जेट स्ट्रीम, 4 होते हैं। कौन कौन सा, ये पोलर जेट हो गया, ये कौन सा होगा, सब ट्रॉपिकल जेट, यहां देखो ये भी सब ट्रॉपिकल, और ये कौन सा हो गया, पोलर। तो टोटल अर्थ पे 4 जेट स्ट्रीम जो परमानेंट जेट स्ट्रीम पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, टोटल 4 पाए जाते हैं। याद रहेगा साथियों, ठीक है। चलो और अगर आप बात करें इसमें तो इनका लोकेशन कहां होता है, ये जेट स्ट्रीम जो होते हैं जो बहुत तेजी से चलते रहते हैं, वेस्टर्लीज जो होती है, इनका लोकेशन कहां होता है। तो यहां पर देखो आपको बताया था हेडली सेल, यहां बताया था फेरल सेल, यहां बताया था पोलर सेल। तो इनके बीच में ये जो एरिया होती है जहां पर ये वाला एरिया है, तो देखो ये क्या होता है, ये हवा यहां तेजी से डिसेंड कर रही है, ये हवा तेजी से डिसेंड कर रही है, इसकी वजह से ये यहां पे जेट स्ट्रीम क्रिएट होता है। यहां पे हवा देखो, यहां से हवा ऊपर उठ रही है, यहां से हवा तेजी से ऊपर उठ रही है, इसकी वजह से यहां पे जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। तो यहां पे देखा जाए तो यहां मेरिडियल सेल जितने होते हैं
उनके मार्जिन पे ये सिचुएटेड होते हैं, यानी इनके किनारों पर, हेडली सेल फेरल सेल के बीच में, फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में ये किनारों पर ये जेट स्ट्रीम्स पाए जाते हैं। ये बात को याद रखना। तो कुल परमानेंट जेट स्ट्रीम कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 पोलर जेट स्ट्रीम होते हैं और 2 सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होते हैं। ये चीजें याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएंगी ये चीजें। और यहीं से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा जाता है, जिसको आपको याद करना होगा। ठीक है साथियों, चलो अब परमानेंट जेट स्ट्रीम देखा जाए तो अर्थ के ऊपर इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। पूरे मैप में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये पोलर है, ये सब ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल है और ये क्या है? पोलर है। तो इस तरीके से कुल जेट स्ट्रीम अर्थ के ऊपर 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम पाए जाते हैं। और आपको मैंने बताया 3 प्रकार की जो परमानेंट विंड्स होती हैं, जो कि 3 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 3 साउदर्न हेमिस्फीयर में बहती हैं। प्रकार 3 होता है, लेकिन टोटल जो उनका बहने का एरिया है वो कितना होता है? वो 6 होता है। मैंने आपको बता दिए। तो आप इसको पढ़ते रहिए और साथ में जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्योग्राफी क्लासेस है ना, यूपी पीसीएस का एग्जाम आ गया है 14 मई, यानी अब जाके मुश्किल से कितना दिन रह गया? 45-46 दिन रह, वो भी नहीं रह गया, ठीक है ना। 50 दिन मान लो, चलो 50 दिन रह गया। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर देनी चाहिए। साथ में जैसा कि पॉलिटी की क्लासेस भी एक दिन गैप करके पॉलिटी होती है, एक दिन ज्योग्राफी क्लास होती है, तो आप दोनों क्लासेस अटेंड करिए, सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल आएंगे। कुछ आपको टेस्ट पेपर भी मैं दिलवाने वाला हूँ, वो भी आप सॉल्व करते रहिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आंसर के क्लासेस होंगी, उसको जरूर ज्वाइन करिए। आप देखिए कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर चल रहा है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं साथियों। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।